Hello and namaskar दोस्तों, I welcome you all at Crack Grade B. Friend, we have completed Employees Compensation Act 1923 in our previous videos. So, in this video, we will discuss some questions based upon this Employees Compensation Act 1923. So before moving ahead, I would like to inform you that we have prepared a study material for industrial relation, labor law, social security, general accounting principle and Indian economy. It will cost you 1699. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security along with general accounting principle, it will cost you 1499. And if you want to purchase only industrial relation, labor laws and social security, it will cost you 1299. So if you want to purchase our study material, आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाके विजिट कीजिए। वहाँ पर मटेरियल सेक्शन में ईपीएफओ सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। सो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर फ्रेंड्स आपने वो मेरा वीडियो जो मैंने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 पर जो डाला है, अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस वीडियो लेक्चर में इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, बट इट इज़ बेटर है कि आप उसको एक बार देख लें तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और यू कैन चेक योर लेवल कि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, if employee injured during working in premises and it reduce his earning capacity, in type of employment in which he was already engaged, it is known as which type of disablement. अब याद कीजिए, मैंने आपको उसमें दो तीन तरह के डिसेबलमेंट बताए थे और उसमें कॉजेस को भी बताया था कि किस कंडीशंस में कौन सा डिसेबलमेंट जरूरी होता है या कौन सा डिसेबलमेंट किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। अब इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं कि कैसे ये इसका आंसर बी आया, यानी कि टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जब अपना वीडियो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 पर यूट्यूब पर डाला था, तो उसमें मैंने डिसेबलमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज पार्शियल डिसेबलमेंट एंड द सेकेंड वन इज टोटल डिसेबलमेंट। इन टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में वर्कर या एम्प्लॉय जो है वो अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है जिसमें वो ऑलरेडी एंगेज है। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए इसका आंसर था, मैंने बताया, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इन टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट एन एम्प्लॉय रिड्यूस हिज अर्निंग कैपेसिटी इन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज ऑलरेडी एंगेज। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो मारुति की वर्कशॉप में काम कर रहा है और असेंबली सेक्शन में किसी भी पार्ट को असेंबल करने का काम वो कर रहा है और उसको कोई ऐसा डिसेबलमेंट हुआ है या इंजरी हुई है जब वो उस वर्कशॉप में जिस काम को कर रहा था उस काम को करने के लायक नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। और यही आपका क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कि किस ऑलरेडी एंगेज जहां पर वो काम कर रहा है वो उस काम को करने के लायक नहीं है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और इसी तरह से आप टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का जो कोर आइडिया है उसको नोट कर लीजिए। उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द एम्प्लॉय केस एम्प्लॉय विल नॉट बी लायबल फॉर कंपनसेशन इफ ही इंजर्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। आपको याद करो, मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर इंजरी होती है तो उसको जो कंपनसेशन मिलता है वो किस किस कंडीशन में उसको नहीं मिलता है। तो पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। वर्कर्स रिमूव्ड डिसरिगार्डेड सेफ्टी गार्ड
other device under the work pressure created by the employee. जनरल सा है, देखते हैं आंसर देखेंगे। पहले तो आपने ये कंडीशन देख ली। सेकंड इज disobey safety rules and injury not result in total or permanent disablement within 1 week of the accident or none of the above. अगर आपने वो वीडियो देखा है या आपने इस एक्ट को, मेन एक्ट को पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इफ injury not result in total or permanent disablement within 1 week of the accident. Actually condition is for 3 days. एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कंडीशंस जो है मैंने अपनी वीडियो में आपको बताई थी कि एम्प्लॉयर्स आर नॉट लायबल फॉर द कंपनसेशन इन दिस केस अगर इंजरी नॉट रिजल्ट इन टोटल और परमानेंट डिसेबलमेंट विद इन 3 days of accident. At the time of accident, worker has under the influence or drugs and workers willfully disobeyed safety rules or removed disregarded safety guard other devices. तो वहां पर मैंने 1 week था ऑप्शन में, बट इन एक्चुअल में अगर कोई एक्सीडेंट होता है और 3 दिन के अंदर उसको, इंजरी के 3 दिन के अंदर उसको टोटल और परमानेंट डिसेबलमेंट नहीं होता है, then in this case employers are not liable for the compensation. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ था इंजरी नॉट रिजल्ट इन टोटल और परमानेंट डिसेबलमेंट विद इन 1 week ऑफ द एक्सीडेंट बट इन एक्चुअल इट इज 3 days. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Choose the incorrect option given below regarding the power of the commissioners given in Employee Compensation Act 1923. Your options are: Commissioner will dispose of the matter within 2 months of the reference of the matter to him. Commissioner has power of civil courts. And the last one is no prosecutions can take place without previous section of the Commissioner. Options, all the options 1, 2 and 3 are incorrect. Kindly note, we have to find out the incorrect option. 2 or 3, Commissioner has a power of civil courts or no prosecution can take place without the section of the Commissioner. And the Commissioner will dispose of the matter within 2 months of the reference of the matter to him. The only answer is, only option C is correct. And D, 1 and 3, दोनों के दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि ओनली 1 इज इनकरेक्ट। इट मीन्स कमिश्नर विल डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन 2 months ऑफ द रेफरेंस ऑफ द मैटर टू हिम इज नॉट द करेक्ट और द राइट ऑप्शन। वाई? वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। देखिए सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो कमिश्नर के लिए दी हुई हैं, जिसमें है टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द कंपनसेशन। तो उस केस में कमिश्नर को 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रेफरेंस इस केस को डिस्पोज करना है, और वहां कंडीशन में क्या था, 2 month था। एंड पावर टू सबमिट केसेस, कमिश्नर जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए अपने केस को सबमिट कर सकता है हाई कोर्ट में, और पेनल्टीज में नो प्रोसिक्यूशन कैन टेक प्लेस विदाउट द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द कमिश्नर। देखिए इसमें एक चीज नहीं है, बट कमिश्नर हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, उसको सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है, वो ऑप्शन भी ठीक था। बट ये जो 3 months वाला ऑप्शन था ये गलत था उसमें, जहां पर उसमें 2 month दिया हुआ है। तो अभी आपको आंसर इसका मिल गया होगा। दिस 2 months इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ we will see the next question. Our next question is, employee is not entitled to compensation caused by his own negligence is defined under which one of the doctrine? देखिए there are various doctrines. The doctrine of contributory negligence, doctrine of common employment, doctrine of contributory negligence. तो पहले इसका ऑप्शन का आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब इसका आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखिए 3-4 तरह के डॉक्ट्राइन्स हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एज्यूम रिस्क, इसमें क्या होता है, वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नॉट इंजरी।
आपकी सहमति से एक्सीडेंट हुआ है तो काइक इंजरी और आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये पहला हो गया। देन डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर कहीं पे भी वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स वर्किंग विद सेवरल पर्सन फॉर कॉमन पर्पस एंड वर्कर्स इंजर्ड बाय सम एक्ट और कमीशन ऑफ सम ऑफ द पर्सन ऑफ हिज ग्रुप, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर लायबिल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ contributory negligence. Employee is not entitled to compensation for injury caused by his own negligence. Employers are not responsible for negligence on the part of the employee. जो मैंने आपको बताया, ड्रिंक या ड्रग करके काम कर रहा है, सेफ्टी डिवाइसेस को नहीं लगा रहा है, तो वो सारी की सारी जो चीजें आती हैं वो आती हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। ठीक है, तो इसका जो पहले क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्स टू कंपनसेशन कॉज बाय हिज ओन नेग्लिजेंस। ठीक है, इज डिफाइंड अंडर विच वन ऑफ द डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो इस चीज को डिफाइन करती है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पेनल्टीज। पेनल्टी सेक्शन से उठाया है ये क्वेश्चन। गिवन इन द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। अब अगर आपने पेनल्टी सेक्शन को वीडियो में भी देखा है या कहीं से भी पढ़ा है शॉर्ट में, तो आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, किस किस केस में पेनल्टी लगती है। फेल्स इन मेंटेनिंग अ बुक दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, अ पर्सन फेल टू मेक अ रिपोर्ट दैट इज नीडेड टू सेंड, फेल्स टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ हिज राइट टू क्लेम कंपनसेशन नीडेड, उसमें उसको 50,000 रुपए का फाइन लगता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या पेनल्टीज के लिए फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो आपको चेक करके बताना है, या फिर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि तीनों जो कंडीशंस ऊपर डिफाइन की गई हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस अगर कोई भी एम्प्लॉयर फुलफिल नहीं करता है, देन ही इज लायबल टू गेट पेनल्टीज फ्रॉम द कमिश्नर। तो ये पेनल्टीज आप याद रखना, एक्सप्लेनेशन में भी मैं आपको समझा देता हूं। ये मैंने अपने मटेरियल में भी डिफाइंड की हैं और जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पर उसमें भी बताई हैं। तो आप एक चीज देखिए, फेल्स टू मेंटेन अ बुक दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये एक्ट में डिफाइंड है। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में भी याद करिए कि जब कोई एक्सीडेंट होता था तो एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज रिपोर्ट भेजनी थी कमिश्नर को कि यहाँ पर सीरियसली बॉडीली इंजर्ड है और इस बंदी की डेथ हुई है मेरे यहाँ। तो रिपोर्ट अगर नहीं भेजता है टाइम से, उस केस में भी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नाउ अगर वो कंपनसेशन के रिगार्डिंग अपने एम्प्लॉयज को और वर्कर्स को नहीं बताता है, इन्फॉर्म नहीं करता है उनके राइट्स के बारे में, तो ही और शी विल बी पनिश विद फाइन विच इज नॉट लेस देन 50,000 रुपीज। तो ये कंडीशन भी जो है पेनल्टीज को अराइज करती है। और एक लास्ट कंडीशन थी, नो प्रोसिक्यूशन कैन टेक प्लेस विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, ये भी पेनल्टीज के रूप में आती है। तो जो हमारा केस था, जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें ये तीनों कंडीशंस जो हैं पेनल्टीज को अराइज करती हैं और एम्प्लॉयर को अगर ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 में से। अब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आप इन सारे के सारे टॉपिक को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इन सारे के सारे कोर्सेज को हम अपने इन रिलायबल सोर्सेज से डिज़ाइन करते हैं विद एक्यूरेट डेटा, और पिछले कुछ सालों में हमने अपने यहाँ से सिलेक्शन दिए हैं और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन से जो मैंने एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 से लिए हैं, और आप वीडियो देख के और भी अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।